ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी वो लिपस्टिक लगा रही थी। काफ़ी घबराई सी लग रही थी। पहली बार इतनी बड़ी तकरीब में जाने वाली थी। हालांकि वो ऐसा चाहती नहीं थी, लेकिन अपने शौहर के कहने पर तैयार हो गई थी। फाइज को आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था और वो जल्द से जल्द तैयार होना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जब वो घर आए तो इसे घर के लिबास में ही देखकर गुस्सा हो जाए। वैसे भी फाइज को ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाता था। वो मिजाज का तेज था, उसे समझना बहुत ही मुश्किल था। इनकी शादी को सिर्फ 3 माह का अरसा हुआ था और इस 3 माह के दौरान फाइज कई बार उस पर गुस्सा कर चुका था और बाद में उसे मना भी लेता था। वो अक्सर उसकी बेइज्जती भी कर देता, लेकिन इसके बावजूद किसी न किसी तरह से उसे अपनी चिकनी चपड़ी बातों में फंसा लेता था। बाज़ दफ़ा उसे ऐसा लगता था कि इस घर में काम करने वाले मुलाज़मीन को इससे ज़्यादा इज्जत दी जाती है। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े खुद को देखते हुए वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में ही सोच रही थी। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। जल्दी उसने अपनी लिपस्टिक वहीं रखी और एक नज़र खुद को आईने में देखा। हमेशा की तरह वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज उसने काले रंग की साड़ी पहनी थी। वो जानती थी कि काला रंग फाइज को बहुत पसंद है। वो कमरे में ही थी और फाइज का इंतज़ार कर रही थी। तभी बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी। फाइज अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही निगाह पहले इस पर पड़ी तो उसके कदम वहीं जम के रह गए। उसकी बीवी हसीन थी। इस बात का अंदाज़ा तो उसे शादी के फ़ौरन बाद ही हो गया था, लेकिन इतनी ज़्यादा हसीन है ये बात उसे आज इस स्याह रंग की साड़ी में देखकर पता चली थी। शादी से पहले फाइज ने कभी भी इसे नहीं देखा था। ये शादी हादसाती तौर पर हुई थी, इसीलिए दोनों के बीच अच्छी हम आहंगी नहीं थी। या यूं कह लें कि फाइज ने कभी ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की थी कि इससे रिश्ता अच्छा बनाए। वो एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ अपनी मनमाने का आदी था। दूसरे के जज्बात की कोई फिक्र नहीं होती थी। अगर उसकी दादी की अचानक वफ़ात ना होती और वो गांव ना जाता तो शायद फारिया से उसकी कभी शादी भी ना होती। ये शादी भी उसने अपनी दादी की फरमाइश पर की थी, क्योंकि अपनी दादी को इनकार करना फाइज के बस की बात नहीं थी। फाइज के माँ बाप की वफ़ात के बाद उसकी दादी ही थीं जिन्होंने इस बिज़नेस को संभाला और साथ में फाइज को भी। बाद में वो गांव चली गई थी जहां उनका बड़ा बेटा रहता था और गांव में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काटे थे। फाइज शहर में रहकर बिज़नेस को संभाल रहा था। कभी कभी अपनी दादी से मिलने गांव चला जाता था। एक दिन रात के वक्त अचानक से गांव से फ़ोन आया कि दादू की हालत बहुत बिगड़ गई है। उन्हें शहर अस्पताल लाया गया, लेकिन वो ज़िद करके वापस गांव चली गई। वो चाहती थी कि वो अपनी आखिरी सांसें अपने आबाई घर में ही ले। उनकी ज़िद पर सब उन्हें वापस गांव ले आए। फाइज भी भागा गांव पहुंचा। जब वहां गया तो देखा दादी की आखिरी सांसें चल रही थी। उन्होंने फाइज का हाथ पकड़कर बड़े ही चाव से कहा कि मैंने ज़िंदगी भर तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, अब बस तू मेरी एक बात मान ले। फाइज जो अपनी दादी को इतनी मुश्किल में देखकर परेशान हो गया था, झट से हाँ कर दी और कहा कि ठीक है, मैं आपकी हर बात मानूंगा। इसने वादा तो कर लिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी दादी दरअसल किस चीज़ की ख्वाहिश रखती हैं। और फिर जब उन्होंने बताया तो फाइज के सर पर गोया कमरे की छत आन गिरी। सब लोग हैरान खड़े थे। किसी ने सोचा नहीं था कि दादी माँ ऐसी ख्वाहिश करेंगी, लेकिन उन्होंने अपनी इकलौती नवासी का हाथ पकड़ा और अपने इकलौते पोते के हाथ में दे दिया और कहा कि आज से तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो। इमरजेंसी में निकाह का बंदोबस्त किया गया। फाइज तो इस बात पर हैरान था कि आखिर दादी की नवासी कहाँ से आ गई, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था इसकी कोई पुप्पो नहीं थी। ये बात भी बाद में खुल गई कि दरअसल फारिया उनकी एक बहुत ही पुरानी दोस्त की नवासी है। अपने माँ बाप की वफ़ात के बाद वो दादी माँ के साथ ही रह रही थी और उन्होंने इसे अपनी नवासी की तरह ही पाला। वो इससे बहुत प्यार करती थी। उन्हें लगा था कि फाइज इनकी इस अमानत की हिफाजत बहुत अच्छे से करेगा, इसीलिए उन्होंने फाइज के हाथ में इसे थमा दिया। दोनों का निकाह हुआ और दादी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। फाइज नहीं जानता था कि उसे क्या करना है।
लेकिन अब उसने शादी कर ही ली थी तो रुखसत करके उसे अपने साथ शहर ले आया। फारिया दुल्हन की तरह ना सजी और ना ही कोई दुल्हन वाले कपड़े पहने, बस लॉन के जोड़े में फायज़ के साथ शहर चली आई। वो फायज़ के रहन सहन से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी। उसे नहीं पता था कि वो कितने बड़े बंगले का मालिक है या कितना बिजनेस है उसके पास। वो दादी माँ के पास कुछ वक्त पहले ही आई थी, अपने माँ बाप की मौत के गम में नढाल थी। इधर उधर उसका ध्यान गया ही नहीं। उसकी नानी ने मरने से पहले कहा था कि अब सब कुछ दादी माँ ही हैं। बाकी सब की तरह फारिया भी उन्हें दादी माँ ही पुकारती थी, लेकिन दादी माँ उसे नवासी कहकर बुलाती थी। फारिया की ज़िंदगी में एक तूफ़ान अचानक से आया और उसकी पूरी हस्ती हिलाकर चला गया। अब वो फायज़ के साथ शहर आई तो उसे पता चला कि यहाँ की ज़िंदगी तो गांव से यकसर उलट है। जो ज़िंदगी उसने अब तक जी थी और जो ज़िंदगी शहर में है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। यहाँ बहुत सी सहूलियात मैसर थीं और फायज़ का रहन सहन देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब तो उसने अपनी दोस्तों के साथ टीवी पर ही देख रखा था। फायज़ के घर में जब इसने कदम रखा तो देखा इतना बड़ा घर जिसके बारे में वो सिर्फ सोच सकती थी, आज उसकी मालकन बनकर आ रही थी। कतार में खड़े मुलाजिम इसे खुशामदीद कह रहे थे। उसने एक नज़र मुलाजमीन के कपड़ों पर और दूसरे अपने लॉन के जोड़े पर डाली तो इसे एहसास हुआ कि इसने उनसे भी सस्ता कपड़ा पहन रखा है। लेकिन एहसास कमतरी का शिकार होने के बजाय इसने खुद एतमादी का मुजाहिरा किया और अपने साथ खड़े फायज़ को देखा। वो लंबा चौड़ा मगरूर आंखों वाला था और बहुत ही कम बोलता था, या फिर शायद फारिया के सामने ही उसने कम बातचीत की थी। सिवाय उसके नाम और हाल चाल के उसने कभी कुछ नहीं पूछा था। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि वो किन हालात में जी रही थी। फारिया को लगा कि शायद अचानक हो जाने वाली शादी की वजह से ऐसा है। हो सकता है कि कुछ दिन साथ रहने के बाद हमारे रिश्ते में कोई बेहतरी आ जाए या हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें। फारिया एक समझदार लड़की थी और सब्र उसकी घुट्टी में था, इसलिए उसने सोचा कि जल्द ही वो फायज़ का दिल जीत लेगी। फायज़ ने अब तक फारिया को ठीक से देखा नहीं था, क्योंकि निकाह के फ़ौरन बाद दादी की वफ़ात और उनकी तदफीन वगैरह के सिलसिलों से फारिग होने के बाद ये लोग शहर चले आए थे। फायज़ को गांव में रुकना पसंद नहीं था, इसीलिए फ़ौरन ही निकल गया था और फारिया ने पूरे रास्ते चादर से चेहरा ढांप रखा था। मुलाजमा उसे अंदर कमरे में लेकर गई और फायज़ बाहर ही बैठा कोई मैगज़ीन पढ़ने लग गया था। वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहा था, लेकिन फारिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए कमरे में आकर अपने बैग को रखा और उसमें मौजूद जोड़े निकाले। सोचने लगी कि कौन सा पहनूं, और फिर एक लाल रंग का जोड़ा मुंतखब करके वो पहन लिया। हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। वो चाहती थी कि वो बेशक दुल्हन की तरह ना सजे, लेकिन अच्छी लगे। और जब फायज़ अपने कपड़े चेंज करने अंदर आया तो उसने पहली नज़र जब फारिया पर डाली तो उसे देखकर दंग रह गया। उसने सोचा नहीं था कि वो इतने दिलकश हुस्न की मालिक होगी। उस पर उसकी मासूमियत, इसका दिल तेज़ी से धड़का रही थी। वो अनजाने में बस उसे देखे ही जा रहा था और इसकी नज़रों की तपिश फारिया ने भी महसूस कर ली थी। उसने नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी और सताइश देखकर मुस्कुरा कर रह गई। फायज़ ने सर झटका और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर चेंज करने चला गया। उस दिन के बाद से फारिया ने नोट किया कि अक्सर ही वो इसे देखता रहता है, लेकिन फारिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद से आगे बढ़कर उससे बात करे। और फिर ये कदम भी फायज़ ने ही उठाया। वो इसके हुस्न से मुतासिर हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता उसे इसकी आदत सी हो गई थी। वो हमेशा इसके आसपास रहती थी, इसके छोटे छोटे काम अपने हाथों से करती। लेकिन फायज़ एक अनापरस्त और मगरूर किस्म का इंसान था। उसे दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत ही मज़ा आता था। अपनी दादी माँ के सामने तो वो बहुत अच्छा बनकर रहता, लेकिन उनकी पीठ पीछे वो हर वो काम करता जो उसे नहीं करना चाहिए था या जो इसकी शख्सियत को सूट नहीं करता था। हालांकि दादी माँ ने इसकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसके बावजूद
نہ جانے اس نے یہ خصلت کہاں سے پالی تھی۔ فاریہ کو اس کا اصل چہرہ شادی کے 1 ہفتے بعد اس وقت نظر آ گیا جب ایک دن وہ دیر تک سوتی رہی۔ اسے تقریباً 9 بج گئے تھے۔ پتہ نہیں اتنی نیند کیوں آئی تھی، حالانکہ وہ صبح خیزی کی عادت تھی۔ فائز نے جو آفس جانا تھا اور اسے اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ آفس جاتا تھا وہ اسے ناشتہ لا کر دیتی اور اس کی ٹائی وغیرہ اور ہر چیز تیار رکھتی۔ اب جب کہ وہ سو رہی تھی تو فائز کو جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے غصے سے فاریہ کا بستر کھینچا اور اسے اٹھایا۔ فاریہ ہڑبڑاہٹ میں اپنے بستر سے اٹھی، جلدی سے منہ ہاتھ دھویا، گھڑی پر نگاہیں ڈالیں تو اچھا خاصا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے فائز سے معافی مانگی اور ناشتہ لا کر فائز کو دیا، لیکن فائز جو شدید ترین غصے میں تھا اس نے ناشتے کی پلیٹ اٹھا کر سامنے دیوار پر مار دی۔ فاریہ نے پہلی بار اس کا ایسا روپ دیکھا تھا، اسی لیے ڈر کے مارے اچھل کر ایک طرف ہو گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ فائز آگے آیا اور اس کے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگا، آج کے بعد میرے کسی کام میں دیر مت کرنا۔ یہ کہہ کر غصے سے چیزوں کو ٹھوکر مارتا وہ چلا گیا اور پیچھے فاریہ لال بھبو کا چہرہ لیے کھڑی بس دیکھے جا رہی تھی۔ ملازموں نے شاید شور کی آواز سن لی تھی، اسی لیے سب باہر جمع تھے۔ فاریہ کو سخت اہانت کا احساس ہوا، یوں لگا جیسے کسی نے بھرے بازار میں اس کی بے عزتی کر دی ہو۔ اور پھر جب شام کے وقت فائز گھر آیا تو وہ صبح والے واقعے کو بھول چکا تھا، لیکن فاریہ نہیں بھولی تھی۔ فائز نے جب اس کا سوجا ہوا منہ دیکھا تو اسے یاد آیا کہ صبح کیا ہوا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ وہ غصے میں ہے اور ناراضگی میں، اور زیادہ خوبصورت لگتی ہے، اسی لیے آ کر اسے منانے لگا۔ ایسا کرنے میں مزہ آتا تھا، پہلے دوسروں کو ذلیل کرنا اور پھر اچھا بن کر انہیں منانا، جیسے اس کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ فاریہ کو لگا کہ شاید یہ پہلی بار ہے، یا پھر وہ کسی چیز سے تنگ ہوگا، پریشان ہوگا، اسی لیے ایسا کر دیا ہوگا، اور اس بات کو اس نے نظر انداز کر کے فائز کو معاف کر دیا۔ لیکن پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ اکثر ہی ایسا ہوتا تھا کہ فائز اسے ذرا ذرا سی چیز پر بے عزت کرتا اور وہ خاموشی سے سب سہ لیتی اور بعد میں اسے منا لیتا۔ اب تو فاریہ کو ان سب کی عادت سی ہو گئی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ مرجھائے جا رہی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی فائز سے ایک فاصلہ رکھنا شروع کر دیا اور اپنے دل کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے۔ وہ جانتی تھی کہ فائز سے اسے سوائے اہانت کے کچھ نہیں ملنے والا۔ کل رات ہی اسے فائز نے کہا تھا کہ انہیں ایک بہت بڑی بزنس پارٹی میں جانا ہے، اسی لیے اچھے سے تیار ہو جانا۔ اتنے عرصے میں تو وہ جان گئی تھی کہ فائز کی پسند ناپسند کیا ہے، لیکن فائز آج تک اس کی پسند یا ناپسند کو نہیں جان سکا تھا۔ پھر یوں کہیں کہ اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ شادی کے بعد وہ ایک بار بھی فاریہ کو باہر گھمانے نہیں لے کر گیا تھا، بلکہ اس نے اسے شاپنگ کرنے کے لیے بھی ملازمہ کے ساتھ بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ جو لینا ہو لے لو۔ فاریہ کو یہ چیز بہت بری لگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتا تھا، بلکہ ہمیشہ اپنے بزنس میں ہی مصروف رہتا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ارد گرد بہت سی لڑکیاں منڈلاتی رہتی ہیں، یہ بات اس نے بہت سے ملازمین سے سن رکھی تھی، لیکن فائز کو ان لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اس کی واحد دلچسپی بزنس تھی، اور وہ بزنس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کل رات جب فائز نے اسے پارٹی کا ذکر کیا تو یہ سن کر اسے خوشی ہوئی کہ پہلی بار ہی صحیح لیکن وہ فائز کے ساتھ کہیں باہر جائے گی۔ اسے لگا کہ شاید فائز کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ وہ اسے وقت نہیں دیتا یا اسے کہیں لے کر نہیں جاتا۔ دل میں خوش فہمیوں کے جال بنتے وہ صبح سویرے ہی تیاری کرنے لگی۔ کئی گھنٹے تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا سوٹ منتخب کرے، اور پھر اس نے ایک سیاہ رنگ کی ساڑی منتخب کی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ساڑی میں بہت خوبصورت لگے گی اور فائز کو بھی یہ پسند آئے گی۔ اور جب فائز نے اندر آ کر اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ دھیرے سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، پور پور سجے اس کے روپ کو دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا، ایک کمی ابھی بھی باقی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سائیڈ دراز کھولی اور اس میں سے ایک لاکٹ نکالا۔ فاریہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لاکٹ اس نے کب لیا، اور نہ ہی اس نے سوال کیا۔
फाइज ने पीछे से इसकी गर्दन में वो लॉकेट पहना दिया। अब वो और खूबसूरत लग रही थी। फारिया को यकदम यूं लगा जैसे उनके बीच की बर्फ पिघल सी गई है और फाइज इस रिश्ते को अच्छा बनाना चाहता है। वो दिल ही दिल में खुश फहमियों का शिकार हो रही थी। नहीं जानती थी कि फाइज जैसे लोग कभी भी नहीं बदल सकते और ना ही उन्हें कभी बदला जा सकता है, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि वो कभी गलत हो सकते हैं। वो हमेशा खुद को सही ही समझते हैं, ख्वाह वो गलत ही क्यों ना हो। फाइज तैयार होकर बाहर आया और उसे साथ लिए पोर्च में खड़ी गाड़ी की तरफ आ गया। ये दूसरी बार था जब वो उसके साथ बैठने वाली थी। इससे पहले जब गांव से आई थी तब बैठी थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फाइज का रवैया बिल्कुल नॉर्मल था। हालांकि ड्राइव करते हुए वो बार बार इसकी तरफ निगाहें दौड़ा रहा था और इसकी निगाहों का एहसास फारिया को खुद में सिमटने पर मजबूर कर रहा था। जब वो लोग पार्टी में पहुंचे तो फारिया एकदम से घबरा गई और उसने फाइज का हाथ पकड़ लिया। बेख्तियारी में की गई उसकी इस हरकत पर फाइज ने एक नज़र उसे देखा। वो समझ गया कि वो इस पार्टी की वजह से घबरा रही है। हर तरफ चकाचौंध थी, हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद थे। फारिया का घबराना बनता ही था। फाइज उसे अपने साथ लिए अपने कुछ दोस्तों के पास आया और उनसे इसका तारुफ करवाया। सबने फारिया की घबराहट को महसूस किया। फारिया को अफसोस हो रहा था कि वो साड़ी क्यों पहन कर आई है, बल्कि वो इस पार्टी में ही क्यों आई है। फिर वो फाइज के साथ एक अलग थलग जगह पर जाकर खड़ी हो गई। फाइज उसे इंतज़ार करने का कहकर खुद कुछ लोगों से मिलने चला गया। वो अकेली खड़ी बोर हो रही थी। आसपास मौजूद मर्द उसे घूरे जा रहे थे। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो बार बार अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने की कोशिश करती। हालांकि उसने साड़ी मुकम्मल पहन रखी थी, कहीं से भी उसका जिस्म नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसे यूं लग रहा था जैसे सब के सब उसे देख रहे हैं। पता नहीं फाइज कहाँ चला गया था। फारिया को तो वहाँ खड़े फाइज नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन फाइज को फारिया ज़रूर नज़र आ रही थी। एक कोने में जूस का गिलास हाथ में पकड़े वो अपने दोस्त से बातें करते हुए मुसलसल फारिया को ही देखे जा रहा था। वो जानता था कि पार्टी में मौजूद मर्दों की निगाहें फारिया की तरफ ही हैं और उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फारिया सब में नुमायां लग रही थी, हर कोई उसे देख रहा था। एक तो उसकी घबराहट और दूसरा उसका मासूम सा हुस्न, और स्याह रंग की साड़ी में तो वो और खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ खड़े एक बिजनेस फ्रेंड ने फाइज से कहा कि यार, तुम्हारी बीवी तो बहुत ही खूबसूरत है, कहाँ से ढूंढा है ऐसा हीरा। फाइज को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये मेरी एक रिलेटिव है। ये कहकर वो खामोश हो गया और चुपती हुई निगाहों से दूर खड़ी फारिया को देखने लगा। इसे गुस्सा आ रहा था कि वो ये साड़ी क्यों पहन कर आई है। सब लोग इसी के बारे में बातचीत कर रहे थे, हर एक उसकी तारीफ कर रहा था। फारिया वहां खड़ी परेशानी से इधर उधर देख रही थी। तभी उसके करीब एक आदमी आकर खड़ा हो गया। कोई 30-31 साल का होगा। वो फौरन से घबरा गई। उस आदमी ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामना चाहा, लेकिन फारिया पीछे हट गई। वो बिलाल था, फाइज का सबसे बड़ा राइवल। वो जानता था वो फाइज की बीवी है, इसीलिए जानबूझ कर आकर उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। उसका इरादा फाइज को गुस्सा दिलाने का था और वो इसमें कामयाब हो गया। जब वो मुसलसल उससे बात करने की कोशिश करने लगा तो फाइज को शदीद तरीन गुस्सा आया। वो भागता हुआ उस टेबल के पास आया। फारिया ने फाइज को आते देखा तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो जानती थी कि फाइज का रद्द अमल क्या होगा। उसने फ़ौरन से अपनी वजाहत देने की कोशिश की और कहा कि फाइज, मैं इसे नहीं जानती, ये खुद ही मेरे पास आया था। हालांकि फाइज इस बात से वाकिफ़ था कि वो खुद आया है, क्योंकि वो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन फिर भी उसे फारिया पर गुस्सा था। उसने पहले बिलाल को मारा और फिर फारिया को सबके सामने बाजू से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। पार्टी में मौजूद तमाम लोगों की निगाहें अब फाइज के ऊपर थीं, जो अपनी बीवी को इस बुरे तरीके से यहाँ से लेकर जा रहा था। हर कोई बातें कर रहा था, लेकिन फाइज को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कौन क्या कह रहा है उसके बारे में।
दूसरी तरफ उसके इस तरह से बाजू पकड़कर घसीटने पर फारिया के बाजू में शदीद तरीन दर्द होना शुरू हो गया। वो फाइज को मुसलसल रोक रही थी, लेकिन फाइज था जैसे बहरा बन गया था। फारिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार कर रहा है, जबकि इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। अगर उसे इतना मसला था तो इसे इस पार्टी में लाया ही क्यों? सबके सामने उसे इतना बेइज्जत किया। फाइज उसे घसीटते हुए पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ी के पास लाया और दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर धकेल दिया। फारिया की आंखों में आंसू भर गए। आज तक वो फाइज की हर चीज़ को नज़रअंदाज करती आई थी, उसके रवैयों को सहती आई थी, लेकिन आज बहुत हो चुका था। उसने तो हद ही पार कर ली थी। इस बात का एहसास भी नहीं किया कि भरी महफिल में अपनी बीवी को सबके सामने बेइज्जत करके लाया है। फाइज बहुत ही बुरे तरीके से ड्राइविंग कर रहा था। फारिया को यूं लग रहा था कि अभी गाड़ी उलट जाएगी। उसने चिल्लाकर इससे कहा कि आहिस्ता चलाएं, मुझे डर लग रहा है। लेकिन फाइज ने गुस्से से कहा, खामोश होकर बैठी रहो। और फिर सीधा उसने गाड़ी घर के पोर्च में लाकर खड़ी की। ड्राइविंग सीट से उतरा और फारिया को पिछली सीट से निकालकर वैसे ही घसीटते हुए अंदर कमरे की तरफ ले आया। सामने ही मुलाजमीन खड़े थे जो अब तक उनके इंतजार में जाग रहे थे। फाइज को इस तरह से फारिया को घसीटते लाते देखकर हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फारिया जानती थी कि वो सब इसकी बेइज्जती को देख रहे हैं और इसके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। फाइज उसे अंदर कमरे में लाया और बेड पर पटका और कहा, हो गया तुम्हारा शौक पूरा? यही चाहती थी ना कि लोग तुम्हें देखें, तो देख लिया ना। पूरी पार्टी में सब ने तुम्हें। और उस बिलाल के साथ तुम क्या कर रही थी? फारिया सीधी होकर बैठी। आज पहली बार उसे शदीद गुस्सा आया था। उसने इससे कहा, मैं किसी बिलाल वगैरह को नहीं जानती। वो खुद आकर मेरे पास खड़ा होकर बातचीत कर रहा था। मैंने उससे नहीं कहा था कि मेरे पास आकर खड़ा हो। अगर आपको इतनी ही फिक्र थी तो मुझे छोड़कर गए ही क्यों थे, बल्कि मुझे इस पार्टी में ही क्यों लेकर गए थे? उसकी तेजी से चलती जबान को देखकर फाइज को गुस्सा आया और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके वो बाहर चला गया। वो इस वक्त उससे बहस नहीं करना चाहता था, हालांकि वो जानता था कि उसी की गलती है, लेकिन फिर भी वो इसे ही मुसलसल इल्ज़ाम दिए जा रहा था। वो पूरी रात फारिया अपने कमरे में बेड पर लेटी तकलीफ से सिसकती रही। वो जानती थी कि कोई नहीं है जिसे वो अपने दिल का हाल कह सके या रूठ कर कहीं जा सके। जाहिर सी बात है, उसके माँ बाप नहीं थे तो जाती किसके पास जाती। इसीलिए उसे किसी न किसी तरह से फाइज के पास ही रहना था। लेकिन क्या वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी? वो एक खुददार और पढ़ी लिखी लड़की थी, यूं सारी ज़िंदगी बेइज्जती नहीं सह सकती थी। उसने हमेशा फाइज को मौका दिया था, लेकिन अब वो मज़ीद ये सब बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। उसने सोच लिया था। बाहर बैठा फाइज मुसलसल गुस्सा किए जा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे या इस लड़की को वापस गांव भिजवा दे। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं इसे गांव में भिजवाऊंगा तो तमाम लोग क्या कहेंगे कि एक लड़की को नहीं संभाल सका। वो अभी इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, इसीलिए दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। सुबह जब फारिया अपने कमरे से बाहर आई और नाश्ता वगैरह तैयार करवाया तो फाइज भी तैयार होने चला गया। दोनों ने एक दूसरे को मुखातिब भी नहीं किया। पहली बार था कि फारिया ने उससे नाश्ते का नहीं पूछा, बल्कि खुद ही अकेले बैठकर नाश्ता करने लगी। फाइज को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि कितनी अकड़ दिखा रही है, और वो बिना नाश्ता किए ही चला गया। फारिया ने एक बार भी मुड़कर उसे नहीं देखा। रात वाले वाक़ये के बाद मुलाजमीन उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। वो जानती थी उनकी नज़रों के मफ़हूम को, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। पूरा दिन उसने अपने कमरे में ही गुजारा। सोचें उसे मुसलसल परेशान किए जा रही थी। फाइज का ये रूप वो नहीं था जो दादी माँ ने उसे बताया था। जब वो उनके पास रहने आई तो वो हमेशा अपने इकलौते पोते की तारीफ़ें ही करती रहती थी, उसके बारे में बहुत बात करती। ये सब सुनकर फारिया को उसे देखने का शौक़ हो गया
اسے لگا کہ وہ کوئی بہت ہی اچھا انسان ہے. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خوبصورت تھا، لیکن اس کا دل اتنا ہی برا تھا. اپنے آگے وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا. شام کو جب فائز واپس آیا تو کمرے میں خاموشی سے اپنے بیڈ پر ایک طرف بیٹھ گیا اور موبائل پر لگ گیا. فاریہ خاموشی سے بیٹھی سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی. اس کا اس سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور فائز کو اس کی اس ہٹ دھرمی پر غصہ آ رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ آئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگے. ابھی بیٹھا وہ یہی سوچے جا رہا تھا کہ اسی وقت اس کے موبائل پر ایک کال آنا شروع ہو گئی. اس نے اسکرین پر دیکھا تو مشہور بزنس مین حسن درانی کی کال تھی. اس نے فوراً سے موبائل اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا. فاریہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا. باہر آ کر وہ کافی دیر تک حسن درانی سے بات چیت کرتا رہا. آج کل اسے ایک بہت بڑا پروجیکٹ چاہیے تھا اور ان سب میں صرف حسن درانی تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا. حسن درانی بہت کم کسی کو منہ لگاتا تھا جب تک اس کا اپنا مطلب نہیں ہوتا تھا. فائز حیران تھا کہ اس نے اسے کیوں کال کی ہے، لیکن اس کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا اور ایک نظر کمرے کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر حسن درانی کو ہاں کہہ دی. اسے وہ کانٹریکٹ ہر حال میں چاہیے تھا اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. لیکن کیا فاریہ مانے گی؟ یہ سوال اس کے دماغ میں بار بار آ رہا تھا. پھر اس نے ایک پلان بنایا اور اندر کمرے میں آیا. فاریہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کس کی کال آئی ہے جو وہ اس کے سامنے اٹھانا پسند نہیں کر رہا. جب فائز کو اندر آتے دیکھا تو دوبارہ سے اپنی نگاہوں کا رخ موڑ لیا. وہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی. فائز نے اپنے اندر کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا. اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو فاریہ. فاریہ حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی. کیا وہ ایک بار پھر سے کوئی جال بن رہا تھا یا اب کی بار میں سچ میں معافی مانگ رہا تھا؟ فائز چہرے پر معصومیت سجائے اس سے کہہ رہا تھا، میں نے غلطی کی، مجھے غصہ آ گیا تھا. اور پھر ہمیشہ کی طرح اس نے فاریہ کو منا لیا. فاریہ سے کہا، چلو تیار ہو جاؤ، تمہیں وہ ساڑی بہت پسند ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ تم وہ پہنو، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ ڈنر پر لے جاؤں گا. تم اس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. فاریہ حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر سوچا کہ شاید یہ بدل رہا ہے، اسی لیے فوراً سے ہاں کر دی اور جلدی سے تیار ہونے چلی گئی. ساڑی نکال کر اس نے ایک نظر فائز کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا. وہ تیار ہو کر باہر آئی تو دیکھا کہ وہ بھی تیار کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے. فائز اس سے پہلے اسے کبھی بھی ایسے باہر نہیں لے کر گیا تھا. وہ پہلی بار اس کے ساتھ ڈنر پر جا رہی تھی، اسی لیے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. فائز آگے بڑھا اور پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا. سب ملازمین کی نظروں کے سامنے وہ اسے ہاتھ تھامے باہر لے کر آیا. سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کل جس طرح سے وہ اسے گھسیٹ کر لے کر جا رہا تھا، آج وہی شخص ہاتھ پکڑ کر اسے عزت کے ساتھ باہر لا رہا ہے. کتنی عجیب بات تھی نا. باہر آ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے احتیاط سے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا. فاریہ کو یہ سب کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا، جیسے وہ کسی خواب میں جی رہی ہو، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ خواب ٹوٹے یا اس کی آنکھ کھلے. وہ اسی خواب میں رہنا چاہتی تھی. فائز اسے شہر کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں لے کر آیا جہاں اس نے پہلے سے بکنگ کروا رکھی تھی. اس نے فاریہ سے ایک ایک چیز پوچھ کر اس کی پسند کی چیزیں آرڈر کی. فاریہ کو لگا جیسے وہ رشتے کو اچھا بنانا چاہ رہا ہے، اسی لیے وہ مکمل ساتھ دے رہی تھی اور اپنی پسند بتا رہی تھی. لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ اسے آگ میں جھونکنے کا ارادہ رکھتا ہے. فائز کی نگاہیں بار بار ادھر ادھر گھوم رہی تھی. شاید وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا. فاریہ کو اس بات کا اندازہ نہ ہو سکا. وہ تو کھانا کھانے میں مگن تھی. جب کھانا کھا لیا تو فائز نے اسے کہا کہ آج کی رات ہم لوگ یہیں پر رکیں گے. میں نے خصوصی طور پر ہمارے لیے کمرہ بک کروایا ہے. فاریہ یہ سن کر حیران ہو گئی اور کہا کہ ہم گھر پر کیوں نہیں جائیں گے؟ تو وہ بولا، میں کچھ وقت باہر گزارنا چاہتا ہوں، اسی لیے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا.
فاریہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اسے آج فائز ایک بالکل بدلے ہوئے روپ میں نظر آ رہا تھا۔ کھانا کھا لینے کے بعد فائز اسے ساتھ لیے ہوٹل کے ایک روم میں چلا آیا۔ کمرہ بہت ہی اچھے سے سجایا گیا تھا۔ فاریہ کی آنکھوں میں ستائش بھر گئی۔ فائز نے اسے ایک طرف بٹھایا اور کہا، مجھے تھوڑا کام ہے، میں جلدی سے آتا ہوں، تم میرا انتظار کرو۔ فاریہ نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ فائز نے کہا، ڈرو مت، میں بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اسے تسلی دے کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور اپنا موبائل نکال کر ایک نمبر پر مسڈ کال دی۔ اس کا کام ہو چکا تھا۔ وہ باہر آیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ بار بار اس کا دل اسے مجبور کر رہا تھا کہ یہ سب مت کرو، لیکن پھر اس کے دماغ نے کہا، یہ سب تو تم اپنے پروجیکٹ کے لیے کر رہے ہو، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، تمہیں وہ پروجیکٹ چاہیے۔ وہ اپنے دل و دماغ کے بیچ موجود جنگ سے اکتا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا اس نے جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ وہ غلط اور ٹھیک کے بیچ میں کھڑا اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ دوسری طرف اس کمرے میں بیٹھی فاریہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی اور کچھ غلط ہونے کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ ایک پل تو اس کا دل کیا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن پھر اسے فائز کی بات یاد آئی کہ میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ لیکن اب تو کافی وقت گزر گیا تھا، لیکن فائز نہیں آیا تھا۔ پریشانی سے وہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ تبھی اس کمرے میں موجود واش روم کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ فوراً سے گھبرا گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے موجود شخص کو کھڑے دیکھ کر گویا اس کے سر پر کمرے کی چھت آ گری۔ سامنے کھڑا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ مشہور بزنس مین حسن دورانی تھا۔ حسن دورانی جو اپنے غلط کاموں کی وجہ سے سب میں مشہور تھا، اور اس کی شہرت بھی کافی غلط تھی۔ اس پارٹی میں اس دن وہ بھی موجود تھا اور ایک کونے میں کھڑا صرف اور صرف فاریہ کا ہی مشاہدہ کر رہا تھا۔ فاریہ نے 1-2 بار اس کی طرف دیکھا بھی تھا، کیونکہ وہ بار بار اسے دیکھ کر پریشان کر رہا تھا۔ اس کی نظریں اسے مسلسل پریشانی میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اسے یہاں کھڑے دیکھ کر وہ حیرت کا شکار ہوئی اور ساتھ میں اسے خوف بھی محسوس ہوا تھا۔ حسن دورانی کی آنکھوں میں ہوس پوشیدہ تھی، جسے فاریہ نے اچھے سے بھانپ لیا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف آئی، لیکن حسن دورانی اس سے پہلے ہی دروازے پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نازک سی لڑکی تھی، اتنے بھاری بھرکم انسان کو دھکا نہیں دے سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ قدم پیچھے ہٹاتی دیوار سے لگنے لگی۔ حسن دورانی کے ہاتھ شکار لگا تھا، وہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ فاریہ کا معصوم حسن تباہ کر کے وہ اپنے آپ کو تسکین دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فائز کی بیوی ہے اور فائز مغرور انسان مشہور تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ فائز بزنس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس نے یہی چارہ اس کے سامنے ڈالا۔ ایک پروجیکٹ جس کے پیچھے فائز پچھلے 4 سالوں سے لگا ہوا تھا، لیکن اسے نہیں مل رہا تھا۔ اور اب جب حسن دورانی نے اسے وہ کانٹریکٹ دلانے کا وعدہ کیا اور بدلے میں فاریہ کی ڈیمانڈ رکھی، تو وہ چند ہی پلوں میں مان گیا۔ اس نے یہ تمام باتیں فاریہ کو بتا دی۔ فاریہ یہ سب سن کر شدید صدمے کا شکار ہو گئی۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ فائز ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سب غلط تھا، بلکہ ایک جال تھا جس میں اس نے فاریہ کو پھنسایا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ فائز اتنا برا نکلے گا کہ اپنی ہی بیوی کو بیچ دے گا۔ وہ جانتی تھی اب اس کا بچاؤ ناممکن ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری طرف آہستہ آہستہ فائز کا دل بار بار مٹھی میں جکڑ رہا تھا۔ دادی ماں نے اس لڑکی کو اس کے پاس امانت کے طور پر رکھا تھا، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ اور پھر دل اور دماغ کی جنگ میں دل جیت گیا۔ اس نے گاڑی کا رخ تیزی سے واپس ہوٹل کی طرف موڑا اور آندھی طوفان کی طرح ہوٹل میں چلایا۔ اس کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک دی اور ٹھوکر مار کر اس نے دروازہ توڑ دیا۔
सामने ही फारिया कपकपाती हुई हालत में दीवार के साथ लगी खड़ी थी। उसका दुपट्टा जमीन पर पड़ा था। हसन दुरानी, जिसने उसके गले से दुपट्टा खींच लिया था, उसकी तरफ हविस ज़दा नज़रों से देख रहा था। ये मंजर देखकर ही फायज़ को शदीद गुस्सा आया और उसने आगे बढ़कर हसन दुरानी को मारना शुरू कर दिया। हसन दुरानी आगे से उसे धमका रहा था, लेकिन फायज़ को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने फारिया का हाथ पकड़ा और उसे साथ लिए घर पर चलाया। वो उसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वो इसे क्या जवाब देगा, लेकिन फारिया, उसने सोच लिया था कि अब की बार वो तो उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। पूरी रात वो अपने कमरे में बंद रही और एक फ़ैसला किया। सुबह फायज़ के उठने से पहले ही उसने अपना सामान बांधा और घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। वो किसी ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती थी जो एक प्रोजेक्ट के लिए अपनी बीवी को किसी दूसरे के सामने डाल दे, चाहे वो अब उससे कितनी भी माफ़ी मांगे या पशेमान हो। वो इसकी तरफ लौट कर नहीं आने वाली थी। वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए एक छोटे से फ्लैट को किराए पर लेकर एक स्कूल में जॉब करने लगी। उसने फ्लैट का किराया और एडवांस उन पैसों से दिया था जो दादी माँ ने मुश्किल वक्त के लिए उसके अकाउंट में डलवा रखे थे। और फायज़ इस बात से नावाकिफ़ था, बल्कि ये बात किसी को भी नहीं पता थी। फारिया भी इस बात को भूल चुकी थी, लेकिन आज जब उसे ज़रूरत पड़ी तो उसे याद आया। वो बैंक गई और पैसे निकलवा कर ले आई। नई ज़िंदगी शुरू करना उसके लिए मुश्किल था, मगर फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया। दूसरी तरफ फायज़ उसे ढूंढते हुए पागल हो रहा था। फिर उसे पता चला वो एक छोटे से फ्लैट में रह रही है। वो उसके घर के बाहर आया और उसकी मिन्नतें की, लेकिन फारिया ने उसकी बात ना सुनी और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। फायज़ समझ चुका था कि अब ये दरवाज़ा कभी भी उस पर नहीं खुलने वाला, क्योंकि उसने दरअसल अपने ही हाथों से इस दरवाजे को अपने आप पर खुद बंद किया था। अब सिवाय पछताने के उसके पास कुछ नहीं रहा था। फारिया की ख्वाहिश पर उसने कुछ अरसे बाद ही उसे तलाक के कागजात भिजवा दिए। फारिया अब उसकी तरफ से आज़ाद थी। गांव में मौजूद लोगों को भी पता चल गया था कि फायज़ ने क्या किया है। वो सब फारिया के पास आए और उससे कहा कि हमारे साथ वापस गांव चली आओ, लेकिन वो इस बात पर राज़ी नहीं हुई। अब वो यहीं पर रहना चाहती थी। उसने सोच लिया था अब फायज़ जैसे मर्दों के झांसे में नहीं आएगी। दूसरी तरफ फायज़ फारिया के चले जाने के बाद नीम पागल सा हो गया था। हर वक्त मुलाजमीन पर चिल्लाता रहता या घर की चीज़ें तोड़ता रहता, मगर उसके अंदर की बेचैनी कम ना होती। उसने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। पूरा दिन कमरे में बैठा सिगरेट ही फूंकता रहता। आहिस्ता आहिस्ता उसके तमाम दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। बिजनेस डूबने लगा, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ और सिर्फ हर जगह फारिया का ही चेहरा नजर आता था, मगर वो अब जा चुकी थी।